कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधे को पानी दे, मेहनत कर पौधे को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ऐसे कैसे हमें भी लगातार मेहनत करना है और एक दिन 100% सफलता मिलेगी। इसी पंक्तियों के साथ मैं राजेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने अरिविहान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैं आप लोगों को सभी को अध्ययन कराऊंगा कौन सा भूगोल सब्जेक्ट, और मैं आया हूं आप लोगों के लिए क्या भूगोल सब्जेक्ट को आसान बनाने के लिए। सर आसान कैसे बनाएंगे, तो वही मैं बात आप लोगों को सबसे पहले बताऊंगा कि जो हमारा भूगोल सब्जेक्ट है वो इस तरह से पढ़ने का है कि हम मैप के माध्यम से पढ़ेंगे, मैप के साथ साथ हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे ताकि हम याद करा सकें। दोस्त, आप लोगों को पता होगा कि अरिविहान अभी वर्तमान में एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो विशेष करके एमपी बोर्ड आर्ट के बच्चों को फोकस कर रहा है। कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो विशेष करके एमपी बोर्ड आर्ट के बच्चों को फोकस करके पढ़ा रहा हो, लेकिन अरिविहान आप लोगों के एक सुनहरा मौका लाया है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर विद्यार्थियों की मांग थी कि भैया हमारे लिए भी सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाए। पहले से एक सेगमेंट तो चल ही रहा है, आर्ट साइंस वाले विद्यार्थियों के लिए पहले से बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है, जिसमें बहुत बढ़िया बच्चों ने परसेंटेज बना के दिए। लेकिन ये प्लेटफॉर्म या ये परिवार धीरे धीरे बढ़ रहा है और धीरे धीरे बढ़कर आर्ट और कॉमर्स भी स्टार्ट किया है, जो कि किसी ने नहीं किया। तो दोस्त, हमारा इसका टारगेट यह है कि जो विद्यार्थी जो साल भर नहीं पढ़ पाते हैं या फिर किसी कारणवश से टीचर से कुछ नहीं पूछ पाते, तो उन लोगों के लिए एकदम से सुनहरा मौका है कि जब आपकी मर्जी हो तब अरिविहान प्लेटफॉर्म से जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और बेहतरीन परसेंट बना सकते हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि भैया आर्ट के विद्यार्थी हम ज्यादा परसेंट नहीं बना सकते। मेरी गारंटी, आर्ट अगर विशेष करके बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ोगे तो आप 90% आराम से बना सकते हो। इतना सरल सब्जेक्ट भी है, लेकिन उसको सरलता के अंदाज से हम पढ़ेंगे दोस्त। लेकिन 90% बनाने के पीछे सर किस तरह से बन जाएंगे, क्या डायरेक्ट बन जाएंगे? नहीं रे दोस्त, 90% बनाने के लिए हमें एक रणनीति, और रणनीति में रहेगा दोस्त सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रहेंगे वो बिल्कुल फ्री के नंबर होते रहे भाई, बिल्कुल फ्री के नंबर। अगर ऑब्जेक्टिव हमारे सही हो गए तो कॉन्फिडेंस हमारा बिल्ड होता है और उसी कॉन्फिडेंस के साथ हम सब्जेक्टिव बहुत अच्छे से करके आते हैं, तब हम 90% तक बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये तो भैया फ्री के नंबर है। तो ये हमारी रणनीति है। और दोस्त, मेरी गारंटी है अरिविहान प्लेटफॉर्म से मैं राजेश चौधरी और उसके साथ अरिविहान की पूरी टीम आपके आर्ट के सारे सब्जेक्ट इतना आसान बना देगी। और मेरी गारंटी है ज्योग्राफी सब्जेक्ट को मैं क्लास में ही याद करवाने का पूरा टारगेट रहता हूं कि पूरा क्लास में ही याद करवाऊंगा। लेकिन आप लोगों को लगातार क्लास में जुड़ा रहना है। ऐसा नहीं कि आप गए और आए, लगातार क्लास में जुड़े रहना है और उसके बाद पूरे के पूरे सेशन को देखना है। ठीक है? तो प्यारे दोस्तों, हम सेशन की शुरुआत करते हैं उसके पहले दो बात और मैं कहना चाहूंगा कि जो विद्यार्थी पहली बार इस सेशन में जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आप लोगों को सेशन बहुत अच्छा लग रहा है राजेश सर का, तो भैया एक बार अपने प्यारे दोस्तों तक शेयर कर देना ताकि ये परिवार धीरे धीरे बढ़ जाए, क्योंकि एक सौगात है जो कि कोई भी अभी तक किसी भी प्लेटफॉर्म में ऐसा विशेष करके नहीं किया है। तो इसी के साथ साथ मैं सेशन की शुरुआत करता हूं और हमारा जो पहला चैप्टर है वो कौन सा है? मानव भूगोल के प्राकृतिक विषय क्षेत्र। ठीक है, अब इसमें हम बात करेंगे दोस्तों, हम 15 चैप्टर अर्धवार्षिक परीक्षा में आ रहे हैं सर। क्या 15 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव कराना मेरे लिए क्या सरल है? बहुत बड़ा टास्क है। तो हम इसमें क्या करेंगे दोस्त, हर चैप्टर से कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा कर लेंगे। लेकिन आप टेंशन नहीं लेना, थोड़ा थोड़ा आपके पास नहीं पहुंचने वाला है, आपके पास पूरा पहुंचेगा। पीडीएफ के माध्यम से आपको पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव आपके पास उपस्थित हो जाएंगे रे लाला। ठीक है, लेकिन मैं यहां पर थोड़े आपके पास डिस्कस कराते जाऊं। तो इस चैप्टर की बात करते हैं और यहां पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और पहला क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है, ये बात हमें बताना है भैया। भूगोल के अंतर्गत क्या चीजें सर? अर्थ, पृथ्वी के बारे में ही तो पढ़ना है। जलवायु हो गया, धरातल हो गया, पर्वत, पठार, नदियां, ये सब क्या है सर? भूगोल ही तो है। हम बोले समकालीनात्मक अनुशासन क्या होता है? समकालीनात्मक अनुशासन कि जो हम मानव और जो क्या होता है, जो प्रकृति होती है, जो पर्यावरण होता है, उसमें एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है। हम नेचर के अनुसार अगर रहते जाएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। बारिश होगी तो हम जीवन अच्छा जी सकते हैं, बारिश नहीं होती फसल का उत्पादन नहीं होगा। जीवन दिनचर्या में परिवर्तन तब होगा जब पर्यावरण में परिवर्तन होगा। बात समझ में आई? तो ये तो भूगोल की बात कर दिया सर। मानव और पर्यावरण के आंतरिक संबंधों का अध्ययन, भैया स्वाभाविक बात है, हम नेचर हम पर डिपेंड है। ठीक है, और द्वैत
अद्वैधता की आश्रित की बात करें तो ये भी भूगोल से संबंधित है। मतलब यहां पर एक दो चीजें होती है कि दो चीजें एक दूसरे से रिलेट करती है, एक दूसरे पर निर्भर करती है, तो वो यहां पर इसका जो जवाब रहेगा बिल्कुल वो कौन सा जवाब सही हो जाएगा, तो यहां पर बता देंगे प्यारे मित्र। तो यहां पर प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप प्रासंगिक नहीं है। प्रौद्योगिकी की बात करें मतलब टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, यहां पर बता रखा है पूरा डिटेल में कि भूगोल प्राकृतिक मानव संबंधों का स्थानीय विज्ञान है और मॉडलिंग जैसी तकनीक डेटा विश्लेषण व नीति निर्णय को मजबूत करती है, इसलिए प्रासंगिक नहीं है। क्योंकि टेक्नोलॉजी अलग चीज हमारी हो गई, टेक्नोलॉजी में हमारा इसका पार्ट हमारा नहीं है। आगे हम बढ़े, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है, बहुत शानदार। यहां पर बोल रहा है एलिमेंट्स ऑफ जियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है। एलिमेंट्स ऑफ जियोग्राफी के पुस्तक के लेखक कौन है, क्या बात करें हमारा कौन सा, फ्रेडरिक रेड्जेल को कहा जाता है, मानव भूगोल के जनक होते हैं, ठीक है। इनकी पुस्तक की बात करें तो इनकी पुस्तक है एंथ्रो जियोग्राफी, ये हमारी पुस्तक है इनकी, तो इनकी तो नहीं। अगर बात करें विडाल डी ला ब्लास की बात करें तो कहां के रहने वाले, फ्रांस के रहने वाले। मानव भूगोल के सिद्धांत इनकी पुस्तक है, और ये वाली पुस्तक रहेगी वो किसकी रहेगी, तो हम याद रखेंगे फ्रेंच एंड ट्रिवार्ता, किसकी, तो हम याद रखेंगे फ्रेंच एंड ट्रिवार्ता, इनकी पुस्तक अपनी याद रहेगा। आगे बढ़े भैया, आगे बढ़े, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। भौगोलिक सूचना मतलब जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन भैया, है ना। तो एक बात बताओ मुझे, यात्रियों का विवरण की बात कर रहे कि यात्री हमारे कितने कहां जा रहे आ रहे, विवरण हमारा करना है, वो भी सर भूगोल की तो पार्ट है। उसके बाद प्राचीन मानचित्र, मतलब आप अगर मैं बात करूं सिंधु घाटी सभ्यता की कोई चीज मिली, आपने न्यूज पढ़ते होंगे या कभी पता चलता होगा वहां पे ये चीज मिली है, कौन सी चीजें रे लाला, प्राचीन, तो वो भी तो हमारा भूगोल का पार्ट है। अगर मैं बात करूं चंद्रमा की चट्टानों के नमूने, तो चंद्रमा की चट्टानों के नमूने से हमारा अर्थ भूगोल का कोई लेना देना नहीं है, इसके अंतर्गत आएगा गृह विज्ञान, आएगा जो भूगोल हम जिसके अंदर तारामंडल, ब्रह्मांड, ग्रह नक्षत्र वगैरह का अध्ययन करते हैं वो इसके अंतर्गत आता है, ये बिल्कुल सही जवाब रहेगा। बाकी प्राचीन महाकाव्य भी इसी के अंतर्गत हमारे आते हैं। आगे बढ़े, ये बिल्कुल सही हो गया। रुको और जाओ निश्चयवाद का प्रतिपादन किसने, रुको और जाओ, हमारा नेचर ये कहता है कि आपने जन्म लिया, आप नेचर के अनुसार रहो और ऑटोमेटिक चले जाओ, आप इस नेचर में बदलाव मत करो, बदलाव करोगे तो आपदा आएगी। किसके कारण, आपदा बदलाव के कारण आती है। अभी उत्तराखंड में आपने देखा कि वहां पर बहुत सारे बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी, वो क्यों की, किसके कारण गिरी, हमने नदी का रास्ता बदल दिया, नदी के रास्ते में कुछ बाधाएं विकसित कर दी, लेकिन नदी भी नेचर हमारा जो रूल है वो कभी नहीं बोलती भैया। जब ज्यादा पानी उसमें आया तो उसका रास्ता उसे पता था, वो रास्ता तोड़ा और तोड़कर तबाही मचा दी। तबाही मचने की थी क्योंकि हमने नेचर के साथ खिलवाड़ किया है ना। तो ये हमारा रहेगा, ये जो सिद्धांत दिया था वो किसके द्वारा दिया था, तो हम याद रखेंगे ग्रिफिथ टेलर द्वारा। किसके द्वारा, ग्रिफिथ टेलर, इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आगे बढ़े, मानव भूगोल की कल्याणपरक मानवीय या मानवतावादी विचारधारा का संबंध मुख्यतः किस लोगों के किस पक्ष से, किसकी, कल्याणकारी, कल्याणपरक, या बात करें मानवतावादी विचारधारा, तो क्या आर्थिक, भैया आर्थिक में तो पैसे के लेन देन की बात करें, क्या सामाजिक की बात करें तो समाज में सुधार होना चाहिए ना, प्रजाति, या बात करें प्रजाति का कल्याण व्यवहारिक, तो सामाजिक कल्याण से संबंधित ये हमारा रहेगा। बात समझ में आई, तो सामाजिक कल्याण इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। बाकी के इसके ऑब्जेक्टिव दोस्तों मैं पीडीएफ में आप लोगों को दे दूंगा, आपको सारे के सारे पीडीएफ में देखना, बहुत बेहतरीन है दोस्त। यहां पर जो नेक्स्ट टॉपिक है विश्व की जनसंख्या वितरण, यह घनत्व हम आप डिस्कस करेंगे आगे, इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं तो हमने स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये हमारा जनसंख्या और वितरण और घनत्व और वृद्धि हम डिस्कस करेंगे। तो हमने चैप्टर 2 के कंप्लीट कर लिए ऑब्जेक्टिव, और जो मैंने नहीं करवाए दोस्त वो पीडीएफ में आप लोगों को मिल जाएंगे, उसकी टेंशन नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास समय कम है, तो हम इसलिए कि कुछ कुछ डिस्कस करवा रहे हैं आपको, और बाकी आप उसको पढ़ के जाना, आपका पेपर बेहतरीन जाएगा। अभी मैं तीसरे चैप्टर की बात करता हूं, तीसरे चैप्टर में किसकी बात कर रहे हैं, तो हम सही जोड़ी की। तो प्यारे दोस्तों, आपको भी पता है कि विकल्प के बाद रिक्त स्थान, रिक्त स्थान के साथ जोड़ी भी आपके आती है, ठीक है। तो हम यहां पर देखें कि क्या हमारा विकल्प तीसरा, ये तीसरा चैप्टर में से क्या रहेगा कि मानव विकास के केंद्र बिंदु। अब मानव विकास के केंद्र बिंदु, आखिरकार मानव का विकास कैसे होगा,
जब उसके पास विकल्प ज्यादा हो। कैसे कि विकल्प ज्यादा, मान लो मैं हूं और मुझे पता है कि मैं खेती पर डिपेंड हूं, पूर्ण रूप से खेती ही करना है, मेरे पास एक ही विकल्प है, जहां से पैसा आएगा तो नहीं, मेरे पास और भी विकल्प है कि भैया मेरे पास शॉप भी है, मैं शॉप चलाता हूं, अच्छा खासा वहां से इनकम होती है, दूसरा काम भी करो, तो मेरे पास विकल्प ज्यादा है, तो मेरा विकास भी ज्यादा होगा। तो यहां पर पहले वाले की बात करूं तो पहले वाला का हमारा जो बिल्कुल सही होगा वो कौन सा हो जाएगा, तो यहां से बता देंगे पहले वाले का जो बिल्कुल सही होगा कौन सा, ये वाला, मानव के विकल्प। याद रखना विकास का केंद्र बिंदु हम किसको बोलेंगे कि मानव के पास जितना विकल्प होगा उतना। दूसरे बात करें कि विकल्पों में वृद्धि। अब विकल्पों में वृद्धि कैसे कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन कैसे आएंगे कि हम ये भी कर सकते, ये भी कर सकते, ये भी कर सकते। तो प्यारे दोस्त हमारी क्षमता निर्माण में सहायक होती। बात करें क्या, विकल्प में वृद्धि हुई मतलब हमारी क्षमता ज्यादा है कि हम यहां भी काम कर सकते, यहां भी काम कर सकते, यहां भी काम। बात समझ में आई? तो ये दूसरे का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। समझ में आया? आगे हम बढ़े। अब यहां से बात करें बिना भेदभाव के विकास, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। कैसी की बात करें कि जैसे हम घर में निर्माण कर रहे हैं तो हमने हमारा कमरा बहुत अच्छा, ये घर का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि हम सब पता है घर में हमारा कमरा अच्छा दूसरा नहीं बना है, क्या भेदभाव नहीं है ना भेदभाव। हमने बात करी कि कोई सरपंच है गांव में विकास कर रहा है तो क्या कर रहा है कि एक जगह बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर दिया और हमारी गली में कुछ नहीं किया, तो भेदभाव है कि नहीं। तो यहां पर बिना भेदभाव के अगर करेंगे तो फिर क्या होगी, समता होगी। तो याद रखना समता, ये तीसरा नंबर का हमारा रहेगा। मानव क्षमता में वृद्धि की बात करें कि मानव क्षमता में जो वृद्धि होगी उससे क्या कर सकते, तो उससे हमारा उत्पादन क्या होगा, बढ़ेगा रे लाला। क्या बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा रे भाई। तो यहां से याद रखें कि मानव क्षमता में अगर वृद्धि होगी तो वो उत्पादन क्या कर सकता है, ज्यादा कर सकता है ना। तो यहां से उत्पादन ज्यादा होगा। क्षमता निर्माण की बात करें कि क्षमता निर्माण क्या है, कि हमारी जो क्षमता, हमारी जो कैपेसिटी है वो क्या है, तो यहां से बता देंगे मानव विकास की क्या है, कुंजी है। जितनी ज्यादा हम में क्षमता रहेगी वही हमारा क्या होगा, मानव विकास की कुंजी होगी। क्या बात समझ में आई? इसके जो आगे के जो हम विकल्प की बात करें कि ये इसका आंसर भी हमारा यहां पर है कि जैसे मानव विकास का केंद्र बिंदु मानव के विकल्प हो गए। विकल्प में वृद्धि कैसी होगी, क्षमता निर्माण में सहायता करेगा। बिना भेदभाव के विकल्प क्या होता है, तो हम समता बोलेंगे। मानव क्षमता में वृद्धि उत्पादन होता है और क्षमता निर्माण से क्या होता है, मानव विकास की कुंजी। इसको इसके साथ साथ हम इसके जो ऑब्जेक्टिव, ये मैं इसको छोड़ रहा हूं दोस्त, क्यों, क्योंकि पीपीटी में आपको मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पास समय कम है। मैं डायरेक्ट जो जाता हूं वो कहां पर जाता हूं, चैप्टर 4 में। अब चैप्टर 4 में हम यहां से डिस्कस करेंगे दोस्तों, तो यहां से होगा वन वर्ड वाले। तो यहां से हम बात करें एक शब्द में अपना आंसर देना है। तो यहां एक बात मेरी समझना कि जो आपके अंदर स्किल डेवलप होगी ना, जब अपन पूरा चैप्टर पढ़ेंगे ना, मेरी गारंटी एक एक चीज आपको समझ में आएगी कि सर कौन सी चीज क्या होगा। तो पहला प्रश्न यह रहेगा हमारा क्या, कि प्राथमिक व्यवसाय में परिवर्तन का कारण क्या है। तो यहां से प्राथमिक व्यवसाय होता है, उसका परिवर्तन का कारण हम क्या बता देंगे, तकनीकी विकास। तकनीकी विकास का मतलब होता है जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी ही हमारा क्या करती है, व्यवसाय में वृद्धि करती है। आज के समय में आप देख रहे होंगे बहुत सारी इंडस्ट्रियां बहुत ज्यादा बढ़ रही, क्यों, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी जनरेट हो रही। पहले पूरा का पूरा काम कौन करता था, एक पर्सन ही करता था, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता था, खर्चा ज्यादा आता था। आज के समय में कम समय में हम कर सकते हैं। तो ये तकनीकी विकास की बात। स्थायी जीवन की प्रेरणा कैसे मिली, इसकी बात करें कि हमारा जो स्थायी जीवन है उस स्थायी जीवन के हम कैसे जी सकते हैं, उसकी प्रेरणा कहां से मिली, तो यहां से इसका जवाब रहेगा हमारा कृषि से। एग्रीकल्चर है वो एग्रीकल्चर ही स्टार्ट में जहां से हमारा स्टार्ट किया था, हमने आदि मानव से धीरे 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 हमने क्या किया था, मानवीकृत से हमारा प्रकृतिकृत हुए थे। उसके बाद हमने एग्रीकल्चर जैसे करने किया, फिर उसके बाद पशुपालन हमारा स्टार्ट हो गया। तो यहां से याद रखेंगे कि जो जीवन की जो प्रेरणा मिली वो कहां से मिली हमारी, तो एग्रीकल्चर मतलब कृषि से ही मिली है दोस्त। यहां से बात करें कृषक परिवार के लिए की जाने वाली कृषि क्या कहलाती, कृषक परिवार के लिए। अब कृषक जो परिवार होगा वो कृषक परिवार क्या होगा, इसकी आजीविका। आजीविका मतलब हमारा खाना पीना उठना पैरना सब कुछ किस पर निर्भर हो, कृषि पर निर्भर हो। उसकी हम बात करते हैं कि कौन सी कृषि होती, क्योंकि एक हम अलग अलग कृषि पढ़ते हैं, स्थानांतरित कृषि अलग पढ़ लेते हैं हम, ट्रक कृषि अलग पढ़ लेते हम, है ना। उसके बाद कारखाना कृषि अलग पढ़ लेते। तो अलग अलग कौन सी कृषि है जो हमारे जीवन के, तो जीवन या जीविको उपार्जन कृषि बोलते हैं। जीविकोपार्जन मतलब पूर्ण रूप से हम निर्भर किस पे होते हैं, कृषि पर निर्भर होते हैं। जो किसान पुत्र है उसको पता होगा कि हम किस चीज पर निर्भर होते हैं, जब कृषि हमारी फसल होगी तो हमारे पास पैसे आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। तो उसको क्या कहा जाता है, जीविकोपार्जन कृषि के नाम से जाना जाता है। ये बात आप याद रखना। आगे बढ़े नेक्स्ट। यहां से कृषि की नवीन पद्धति कौन सी है,
कृषि की नवीन पद्धति की बात करें कि कौन सी मेथड है जिससे हम एग्रीकल्चर करते हैं और नई नई हमारी क्या हुई है, डेवलप की गई, कौन सी पद्धति हमारी है, तो हम बात करेंगे विस्तृत वाणिज्यिक अनाज या यंत्रीकृत ऊर्जा। अब जैसे वाणिज्यिक की बात करें तो वाणिज्यिक अनाज जो होता है ना, वो क्या करता है कि जो बस अपने जीवन अर्जित करने के लिए नहीं, ज्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए की जाती है। कौन सी फसल जो ज्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए की जाती है, जिसमें ज्यादा समय हमारा नहीं लगता है, जैसे बड़े फार्म, यांत्रिकृत, उच्च उत्पादन और बाजार उन्मुखता इसकी पहचान है। ज्यादातर मतलब ज्यादा उत्पादन भी ज्यादा होता है, जिससे ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो यहां से हमारे इसकी बात करें। नेक्स्ट, औद्योगिक क्रांति का क्या परिणाम है? जो औद्योगिक क्रांति हुई हमारी, मतलब इंडस्ट्री वगैरह एकदम से बहुत ज्यादा धीरे 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 बढ़ने लगी है, उस क्रांति से आखिरकार क्या प्रभाव पड़ा है, क्या परिणाम उस इंडस्ट्री का हुआ है, उसकी बात करें हमारा, तो यहां पर बात करें खनिजों की मांग बढ़ी है, मिनरल्स की मांग बढ़ी है। क्यों? क्योंकि मिनरल्स से हमारे क्या होता है, कच्चा पदार्थ होता है। तो उद्योग और परिवहन विस्तार हेतु कोयला, लौह, तेल और अन्य खनिजों की खपत तेजी से हुई है, जिसके कारण से ज्यादा हमारी मांग किसकी बढ़ गई, खनिज। 100% यहाँ से प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी बन सकता है। औद्योगिक क्रांति के परिणाम क्या है? तो औद्योगिक अपना क्रांति के परिणाम की बात करें तो खनिजों की मांग में बढ़ी, यह मांग वृद्धि हमारी। मानव का प्राचीनतम कार्यकलाप क्या था? यह क्रियाकलाप हमारा क्या था? आखिरकार जो ह्यूमन था, मानव था, पहले का मानव या आदि मानव की बात करें कि उसका प्राचीन क्रियाकलाप क्या था, वो क्या करता था, है ना? तो यहां से इनका जो पूर्ण रूप से हमारा काम था वो क्या था, आखेट एवं संग्रहण। आखेट एवं संग्रह प्रारंभिक आजीविका शिकार और संग्रहण पर आधारित थी। जैसे फल, कंद, काष्ठ, पशु यहां सीधे प्राकृतिक उपलब्ध करता था, जलवायु और मौसमी चक्रों पर निर्भर थी, स्थायी बसावट ना के बराबर थी। मतलब ये पूर्ण रूप से किस पर निर्भर करते थे, आखेट का मतलब शिकार पर निर्भर करते थे पूर्ण रूप से। तो यहां रखना, मानव का प्राचीनतम क्रियाकलाप क्या था, आखेट एवं संग्रहण। क्या बात समझ में आई? आगे हम बढ़े। कौन सी क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती है? कौन सी हमारी बात करें कि कौन सी क्रिया है जो पूर्ण रूप से हमारी किस पर निर्भर करती है, पर्यावरण पर निर्भर करती है? तो इसका हमारा रहेगा बिल्कुल सही जवाब, प्राथमिक क्रिया। अब प्राथमिक क्रिया में क्या आता है सर, हम 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की क्रिया पढ़े। पहली क्रिया प्राथमिक क्रिया, जिसमें आता हमारा जहां से कच्चा माल तैयार किया जाता है, जैसे कृषि हमारी हो गई, जैसे पशुपालन हो गया, जैसे वन हो गया, ये सारी की सारी चीजें क्या है, प्राथमिक क्रिया है। फिर प्राथमिक क्रिया, जैसे दूध, हमने क्या किया कि पशुपालन किया, दूध निकला, अब दूध से हम दही बना रहे हैं, मक्खन बना रहे हैं, ये द्वितीय क्रिया में आएगी। हम कृषि कर रहे हैं, कृषि हमने फसल उत्पादन कर लिया, सोयाबीन निकली, सोयाबीन का तेल बना रहे हैं, तो वो हमारी द्वितीय क्रिया के अंतर्गत, और उस तेल को मार्केट में पहुंचा रहे तो तृतीय क्रिया होगी। दोस्त बात समझ में आ रही है? तो ये हमारी अलग अलग क्रिया चलेगी, एक तो उत्पादन करना, और दूसरा हमारा मैन्युफैक्चरिंग करना, दूसरा, और तीसरा में हमारी सेवा को उपलब्ध, जैसे परिवहन एक प्रकार की सेवा है। बात समझ में आई? तो तीसरे क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो यहां से कृषि, वानिकी, मत्स्य, खनन, ये सारी की सारी चीजें किसमें, प्राथमिक क्रिया का ही भाग हमारा होगा। प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है कि प्राथमिक क्रिया जो करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो लाल कलर, याद रखना, लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। मतलब सीधा सा कि जो खेती करते हैं, जो कृषि करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, तो लाल कॉलर श्रमिक, याद रखेंगे, क्या कहा जाता है, लाल कॉलर श्रमिक। आगे बढ़े। जेपोटा वृक्ष के दूध से क्या प्राप्त होता है? ये बिल्कुल आप याद रखना, जेपोटा वृक्ष के दूध से क्या बनता है हमारा, जैसे सभी ने खाई होगी, है ना, सभी खाते भी होंगे अभी, तो यहां से क्या बनाई जाती है हमारी, या तो बोले चिकल बनाई जाती है, ये च्युइंगम, च्युइंगम खाते हो आप लोग, तो च्युइंगम जो बनाई जाती है वो इस जेपोटा वृक्ष के दूध से ही तैयार की जाती है। ये भी आप याद रखना। यहां से महत्वपूर्ण ही मैं डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि सारी की सारी जो क्वेश्चन है सब कुछ आपको मिल जाएंगे पीपीटी, सब कुछ बराबर पीपीटी मिल जाएंगे बेहतरीन तरीके से। कौन सी गतिविधि पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है? पश्चिमी संस्कृति की बात करें दोस्त, तो हमने, आप लोगों ने अगर नॉर्मल, यहां पर ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, आपने अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी अगर थोड़ा सा भी देखा होगा, वर्ल्ड का मैप, तो यहां से पश्चिमी संस्कृति या पश्चिमी कल्चर की हम बात करते हैं बार बार हम, कि भैया कौन सा कल्चर कहां पर किस क्षेत्र का है। तो पश्चिमी कल्चर की अगर मैं बात करूं, तो हमारे देश में कुछ लोग आए थे जो बहुत समय तक हमारा शोषण किया, जिन लोगों ने, है ना,
अब वो पश्चिमी संस्कृति की अगर बात करूं तो ये वाला भाग हमारा पश्चिमी संस्कृति का, ये वाला। अब इसकी बात करूं तो ये हमारा पश्चिम क्षेत्र है, कौन सा है, पश्चिमी। और ये वाला जो क्षेत्र हमारा कौन सा, पूर्वी क्षेत्र। हम जो है कहां पर रहते हैं, तो पूर्वी क्षेत्र में रहते हैं। जो एशिया है पूरा पूर्वी भाग में आता है दोस्त। तो यहाँ पर पश्चिमी संस्कृति मतलब जो यूरोपियन संस्कृति, उस यूरोपियन संस्कृति की बात करें कि पश्चिमी संस्कृति से कैसे प्रभावित हुआ है, तो वाणिज्यिक पशुपालन हमारा, कैसे बोला, वाणिज्यिक पशुपालन, जिससे हम ज्यादा क्या कर सकते हैं, लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो यहां पर बात करें रेचिंग में विशाल चारागाह, नियंत्रित नस्ल सुधार, चारा प्रबंधन और बाजार उन्मूलन उत्पादन शामिल है। यहाँ पश्चिमी समशीतोष्ण क्षेत्र में विकसित होकर विश्व के अन्य भागों में फैला हुआ है। ठीक है, तो यहां से बस एक नंबर का है, तो आपको इतना सा लिखना है कि वाणिज्यिक पशुधन पालन। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़े। स्थानांतरित कृषि को मैक्सिको मध्य एशिया में क्या कहा जाता है? बहुत बढ़िया और बहुत शानदार प्रश्न है। स्थानांतरित कृषि को मैक्सिको या मध्य एशिया में किस नाम से हमारा जाना जाता है? क्योंकि इस स्थानांतरित कृषि का अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम हमारा मिलता है। जैसे हम भारत की बात करें तो भारत में जो स्थानांतरित कृषि है उसको झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। किसके? झूम कृषि या झूमिंग कृषि। अगर मैं यहीं पर बात करूं इंडोनेशिया की अगर बात करूं तो यहां पर इसको बोलते हैं हुआ, है ना, हुआ हमारा बोला जाता है। यहां पर इसकी बात करें तो क्या बोला जाता है? मिल्फा। क्या बोला जाता है? मिल्फा। तो मैक्सिको में इसी को क्या कहा जाता है? मिल्फा के नाम से जाना जाता है। इंडोनेशिया में क्या बोलते हैं? हमारा हुआ के नाम से इंडोनेशिया में जाना जाता है। कोई भी आपसे ऑब्जेक्टिव में बन सकता है कि किस हिसाब से हमारा आया। नेक्स्ट हम बात करें ब्राजील में कॉफी के बागान को क्या कहा जाता है? ब्राजील में जो कॉफी के बागान है उस कॉफी के बागान को क्या कहा जाता है? ब्राजील में सबसे ज्यादा, विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कहां पर होता है? कॉफी को कहवा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कहवा। कहवा भी बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं रोपण कृषि। कैसी प्रकार की कृषि है? रोपण कृषि। रोपते हैं दोस्त। चाय भी किस प्रकार की फसल है? रोपण फसल ही है। ठीक है, तो कहवा की जो सबसे बड़ी मंडी है वो भी कहां पर बता देंगे? ब्राजील में ही बता देंगे, जिसको फजेंडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फजेंडा के नाम से या फेजेंडा के नाम से हमारा बोला जाता है। याद रखना, कॉफी के बागान जो ब्राजील में है जिसे फजेंडा के नाम से हमारा जाना जाता है, जिसे रोपण फार्म या हमारा जहां कॉफी और अन्य नगदी फसलें सर, नगदी फसलें जो हमें नगद पैसे देती हो, है ना, जिसको उगाया हमने हमारे लिए नहीं, बस मार्केट में बेचने के लिए। जैसे हम बोले गन्ना, वो भी नगदी फसलें, हम डायरेक्ट बेचने के लिए ही उस उत्पादन कर रहे हैं, तो वो नगदी फसलें जिससे हमें क्या प्राप्त हो? कैश क्रॉप्स बोलते हैं जिसे डायरेक्ट हमारा पैसे प्राप्त हो रहा हो। ठीक है, वाणिज्यिक डेयरी कृषि का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा? वाणिज्यिक डेयरी कृषि का सबसे बड़ा क्षेत्र, जहां पर वाणिज्यिक डेयरी की बात करें, जहां पशुपालन ज्यादा होता है। इसकी बात करें जहां पर पशुपालन ज्यादा होता तो हम बोलेंगे उत्तर पश्चिमी यूरोप। अब उत्तर पश्चिम यूरोप कौन सा होगा? तो दोस्त मेरे, जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी या मैप वगैरह पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो पार्ट आता है ना, ये यूरोप महाद्वीप का आता है ना। अब मान लो ये यूरोप है, तो इस यूरोप में ये वाला पार्ट हम नॉर्थ का बता देंगे, ये वाला साउथ का बता देंगे, ये ईस्ट का बता देंगे, वेस्ट बता देंगे। मतलब ये वाला पार्ट हमारा पश्चिमी होगा और ये उत्तर है। तो ये वाला जो क्षेत्र है जिसमें क्या आता है? जर्मनी आता है, फ्रांस आता है, डेनमार्क आता है, नॉर्वे आता है ना, लाताविया हमारा देश आता है। वो देश हमारे हैं जो कि क्या करते हैं? वाणिज्यिक कृषि फार्म का सबसे बड़ा उत्पादक। ये बात समझ में आई? ऐसे कैसे हम जो इसके और भी हमारे जो विकल्प है, वो जो हमने बात करी कि सही जोड़ी विकल्प वगैरह, सारे के सारे पीडीएफ में आप लोगों को मिल जाएंगे। हम डायरेक्ट अब आगे बढ़ते हैं, तो कौन से? 5वें चैप्टर पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारा हम फाइनली पहुंच गए 6ठे चैप्टर पर, और बेहतरीन तरीके से हमने जो पीछे के जो पढ़े हैं वो पढ़े। दोस्त मैं ज्यादा पूरा कंप्लीट नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन फिर भी डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाए, क्योंकि आपको पता है कि हमारी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है ऑब्जेक्टिव। मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा 6ठे चैप्टर का क्या, तो यहाँ पर सत्य असत्य जो कि आती है 5 नंबर के, कैसा भी कर लो, लेकिन ये आसान कैसे कर ले? सत्य असत्य इतने टफ नहीं रहते। जब हमने थ्योरी बहुत बढ़िया बहुत मजेदार पढ़ी हो ना, तो 1 नंबर हम बेहतरीन तरीके से डील कर सकते हैं। यहां से हम बात करें कि प्राथमिक क्रियाकलापों से आर्थिक विकास का प्रारंभ हुआ है। प्राथमिक क्रियाकलाप की बात करी सर आपने, तो प्राथमिक क्रियाकलाप क्या होते हैं? तो मैंने बोला सर एग्रीकल्चर जो करते हैं ना, जो कृषि करते हैं, वो प्राथमिक क्रियाकलाप है ना। तो यहां से आर्थिक विकास बिल्कुल प्रारंभ हुआ, क्योंकि अगर मैं कृषि कर रहा हूं तो जाके तो हमारा आगे की चीजें होगी। मैन्युफैक्चरिंग, तेल कहां से आएगा? पशुपालन करेंगे तो ही तो आगे की चीजें बनेंगी, दूध पनीर दही वगैरह कहां से आएगा? वन अगर उत्पादन करूंगा मैं तो उसके बाद ही तो फर्नीचर आएगा ना।
तो सारी चीजों का हम बोलेंगे तो यहां पर विकास का प्रारंभ तो बिल्कुल सही है, तो ये रहेगा हमारा, क्या बता देंगे कि ये हमारा बिल्कुल सत्य रहेगा। ठीक है, आगे चले हम, बिल्कुल सत्य हमारा होगा। नेक्स्ट प्रश्न, व्यापार का एक आधारभूत फुटकर व्यापार नहीं है। यहां पर बात करें कि व्यापार का एक आधारभूत फुटकर व्यापार नहीं है, तो यहां पर बात करें कि यह बात सत्य है या सत्य है। तो दोस्त याद रखना कि जो व्यापार का एक आधारभूत फुटकर जो होता है ना, वो व्यापार ही होता है, इसमें नहीं बोल दिया लेकिन। तो ये बात हमारी क्या हो जाएगी, तो हम बोलेंगे असत्य हो जाएगी। सर कैसी हो जाएगी, तो ये बात हम बता देंगे कि असत्य हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा बिल्कुल सही है। आगे हम बढ़े, राष्ट्र विकास के लिए जब हम क्या करें, किसी राष्ट्र का विकास करेंगे तो राष्ट्र विकास के लिए शिक्षा स्वास्थ्य अनिवार्य नहीं है। एक बात बताओ कि मैं बोलूंगा कि हमारा देश विकास कर रहा है ना, लेकिन शिक्षा हमारी बिल्कुल गड़बड़ा गई हो, शिक्षा पद्धति बहुत अच्छी नहीं हो, उसके बाद स्वास्थ्य भी लोगों का सही नहीं हो, रोजगार भी नहीं मिल रहा हो, तो क्या विकास हो रहा है? नहीं। जिसमें शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार मिलेगा वहां पर डेवलपमेंट होगा। लेकिन यहां पर उल्टी चीज बता दी कि यहां पर शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं होगा तो अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य है, तो ये बात हमारा क्या रहेगा, असत्य होगा। क्या रहेगा, ये बात हमारा क्या रहेगा, तो यहां पर याद रखना असत्य बता देंगे इसको। क्या बात समझ में आई? तो ये भी हमारा क्या रहेगा, असत्य। आगे बढ़े, विकसित देशों में चतुर्थ श्रेणी का व्यवसाय सर्वाधिक होता है। जो विकसित देश होते हैं उसमें चतुर्थ श्रेणी का बिल्कुल, तो विकसित देश कौन से, कि जहां पर हमारा क्या होगा कि शिक्षा स्वास्थ्य आर्थिक सारी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से हो, उनको विकसित देशों में रखा। हमारा देश विकासशील देशों के अंतर्गत आता है, हमारा देश विकसित देशों की ओर बढ़ रहा है कि हम विकसित देश बनेंगे तो विकासशील देश है। तो बिल्कुल सही है कि चतुर्थ श्रेणी का, अब चतुर्थ श्रेणी में क्या आता है, तो यहाँ पर विश्वविद्यालय आते हैं, बड़े बड़े जो अपन डिस्कवरी करते हैं, खोज करते हैं, वो इसके अंतर्गत आती है। तो ये हमारा बिल्कुल क्या रहेगा, सत्य बात रहेगी सर, ये रहेगी बिल्कुल सत्य बात। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, थोक व्यापार का गठन फुटकर भंडारों द्वारा होता है। तो जो थोक व्यापार होता है दोस्त, क्या उसका जो निर्माण है, क्या बोला, फुटकर व्यापार का जो गठन होता है, सॉरी, थोक व्यापार का गठन फुटकर भंडारों से होता है ना। तो ये हमारी बात होगी कि असत्य होगी कि ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है कि जो थोक व्यापार का गठन फुटकर भंडार से नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात हमारी क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। नेक्स्ट, जनसंख्या का आकार परिवहन की मांग को प्रभावित करता है। जनसंख्या परिवहन की मांग को प्रभावित करता है। जनसंख्या का आकार परिवहन की मांग को प्रभावित करता है, क्या सही बात है? तो बिल्कुल हम बताएंगे कि ये वाली जो बात रहेगी हमारी क्या रहेगी, बिल्कुल सत्य रहेगी, क्योंकि ज्यादा हमारी जनसंख्या होगी तो यात्रियों का आवागमन ज्यादा बढ़ेगा। तो भैया परिवहन सेवा किसी चीज बिल्कुल सरल और सुगम चाहिए हमें, बिल्कुल सरल। नेक्स्ट प्रश्न और बढ़े, आंकड़ा प्रक्रमण सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित एक सेवा है। इसकी बात करें कि जो आंकड़ा प्रक्रमण है वो सूचना प्रौद्योगिकी की बात करें, जिसको बोलते हैं हमारे टेलीकम्युनिकेशन, हमारा बोल दे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, तो ये बात भी हमारी क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा, विश्व के संचार तंत्र में इंटरनेट ने क्रांति ला दी। ये बात सही है कि जो संचार सेवाएं वो सरल हो गई इंटरनेट से। तो आप भी जानते हो कि बिल्कुल हम कहीं भी जाते हैं तो इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे ही बहुत सारी सुगम सरल सुविधाजनक हम चीजें कर सकते हैं, तो बिल्कुल कथन सत्य रहेगा, है ना। इंटरनेट ने एक अलग ही क्रांति लाई है, जिसके माध्यम से आप घर बैठे, देखो ना, आप लोग घर बैठे ही पढ़ रहे हो, किसकी बदौलत है, मिल रहा है कि नहीं सेवा। आप लोग कुछ करने की जरूरत नहीं, यूट्यूब खोला सर, पढ़ लिए, पढ़ो तो पढ़ो, नहीं मत पढ़ो। जब जूते पढ़ते थे ना, तब पढ़ते थे बच्चे, है ना। यहाँ पर जूते कुछ नहीं पढ़ना, खोला यूट्यूब, पढ़ना तो पढ़ना, नहीं तो कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, तो आगे बढ़े हम, चिकित्सा पर्यटन में भारत का विश्व में अग्रणी स्थान है। तो यहां से हम बात करें कि इसमें क्या रहेगा, कि ये कथन हमारा बिल्कुल असत्य। भारत में चिकित्सा पर्यटन का महत्वपूर्ण विकास हुआ है, लेकिन इसे अग्रणी स्थान कहना गलत है। अग्रणी देशों में थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया जैसे देश शामिल है, जबकि भारत तेजी से विकास हो रहा है एक प्रमुख, मतलब हम इसकी ओर अग्रसर है ना। पहला स्थान नहीं बता देंगे कि हमारा पहला स्थान है, लेकिन अगर चिकित्सा और पर्यटन में बात करें तो हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े, विकसित देशों में अधिकांश लोग प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं। तो क्या विकसित देश जो होते हैं, उस विकसित देशों में प्राथमिक सेवा में हमारा संलग्न होते हैं। तो यहां से हम बात करें कि असत्य, क्यों, क्योंकि विकसित देश पहले से ही आगे बढ़ चुके, तो वो जो सबसे ज्यादा फोकस करते हैं वो करते हैं हमारा कौन सा, तृतीय क्षेत्र।
मैन्युफैक्चरिंग कर लेंगे दूसरे क्षेत्र में, वो सेवा क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान देते हो, सेवा क्षेत्र से ज्यादा व्यापार करने की हमारी कोशिश करते हैं। तो यहां पर बोला कि विकसित देशों में प्राथमिक क्रियाएं बहुत कम लोगों द्वारा की जाती है ना। अधिकांश जनसंख्या उच्च मूल्य वर्धित तृतीय चतुर्थ और पंचम क्रिया, जहां से ज्यादा मूल्य और ज्यादा चीजें हमारी बेहतरीन डेवलप कर सके, ज्यादा मुनाफापना प्राप्त कर सके, तो यहां पर एग्रीकल्चर हम जैसे लोग कर से विकासशील देश। ठीक है, आगे बढ़े। सेवा क्षेत्र में ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव आवश्यक नहीं। तो यहां पर नहीं कथन अपना बोल रहा है कि नहीं कि भैया सेवा क्षेत्र क्या होता है, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र, परिवहन हो गया, परिवहन के बाद संचार हो गया, व्यापार हो गया, ये सारी की सारी चीज किसके अंतर्गत आएगी, उसी के अंतर्गत। तो ये कथन भी अगर यहां पर नहीं होता तो फिर हम सत्य बोल देते कि सारी की सारी चीज इसमें रहेगी। आगे बढ़े कि भूदृश्य पर्यटन को प्रभावित नहीं करता है, कि जो भूमि पर जो दृश्य होता है उस पर्यटन को भूदृश्य पर्यटन को प्रभावित नहीं करता है। भैया भूमि का जो दृश्य होगा, ऊंचा नीचा जैसा भी होगा, वो क्या करेगा, तो पर्यटन को हमारा क्या करेगा, प्रभावित बिल्कुल करेगा। लेकिन यहां पर बोला नहीं, तो ये कथन हमारा क्या रहेगा, असत्य। तृतीय क्रियाकलापों में उत्पादन एवं विनिमय सम्मिलित होते हैं। तो क्या बात सही है या असत्य है, क्या बात हमारा रहेगा। तो तृतीय क्रियाकलाप की हम बात करें कि ये सत्य बता रहा है कि तृतीय क्रियाकलाप सेवा, उत्पादन और विनिमय दोनों को कवर करते हैं। उत्पादन में सेवाएं प्रदान करना जैसे डॉक्टर, जबकि विनिमय में व्यापार और परिवहन और संचार शामिल होते हैं जो दूरी को पार करने में मदद करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें तो ये हमारी जो छठे चैप्टर है, छठे चैप्टर के हमने सत्य असत्य की बात करी है ना। तो सत्य असत्य हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं सातवें चैप्टर, उसमें भी हम महत्वपूर्ण चीजों को पढ़ेंगे, फिर आठवें चैप्टर, फिर नौवें, ऐसे कैसे हम कंप्लीट ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, तो बात समझ में आई। ये हम पहुंच चुके हैं कौन से, सातवें चैप्टर पर, और हमने अभी तक 6 चैप्टर के महत्वपूर्ण डिस्कस किए। पीडीएफ आप लोगों को पूरी मिल जाएगी, उसकी टेंशन नहीं, सब कुछ आप पढ़ के जाना और बेहतरीन मजा आ जाएंगे आप लोगों को, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव डिस्कस करके फिर सब्जेक्टिव पे आएंगे, और सब्जेक्टिव वही क्वेश्चन रखे जो आपके क्वेश्चन हो सकता है सारे के सारे एग्जाम में दिखे। मेरी कोशिश रहेगी कि सब्जेक्ट को मैं सरल बना दूं बिल्कुल। ठीक है, तो यहां से आप सातवें चैप्टर का पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्या है हमारा पहला प्रश्न, कि पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग किसके बीच में। देखो यहां पर अब जब वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात आती है तो ये आपसे पूछेगा परिवहन में, और परिवहन कौन सा, तो वर्ल्ड का परिवहन पूछेगा। तो महामार्ग किसके बीच में हमारा गुजरता है ये बताना है। क्या भैया डार्विन या मेलबर्न के बीच में गुजरता है, या बात करें एडमंड या एनफ्रिज के बीच में, या वैंकूवर सेंट जॉन के बीच में, या बात करें कौन सा चेंगुडू या लाहौसा के बीच में। तो यहां से देखो कि ये वाला जो मार्ग है आपको बस नॉर्मल याद रखना। स्टुअर्ट अगर याद रहे तो आपको दो चीज याद रखना, कि एक तो ऑस्ट्रेलिया, कहां पर, तो एक तो हमारा ऑस्ट्रेलिया याद रखेंगे, और ऑस्ट्रेलिया में हमारा क्या आता है, डार्विन है ना, और हमारा कौन सा, मेलबर्न। तो ये हमारा बिल्कुल सही जवाब रहेगा कि डार्विन से मेलबर्न तक हमारा फैला हुआ। बात समझ में आई। आगे हम बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फटाफट चलते थोड़ा सा, क्योंकि जल्दी ज्यादा कम समय में ज्यादा बेहतर करने की कोशिश करें। किसी देश में रेल मार्गों का सबसे सघन जाल है, सबसे ज्यादा रेल मार्ग कहां पर है, सबसे ज्यादा। तो मेरी बात एक समझ लेना, मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूं, क्या अगर मैं बात करूं कि पहले नंबर पर अगर रेल जाल की बात करता हूं तो हमारा अमेरिका आता है। कौन सा आता है, अमेरिका हमारा आ जाता है। तो इसमें बिल्कुल सही जवाब रहेगा कौन सा, अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका में सबसे ज्यादा हमारा सघन जाल फैला हुआ है, किसका, रेलवे का। अगला प्रश्न, ये हमारा हो गया अमेरिका। वृहद ट्रांसमार्ग है ना, वृहद ट्रांसमार्ग कहां होकर गुजरता है, इसकी बात करें हमारा कि वृहद ट्रांसमार्ग है क्या भूमध्य सागर से, हिंद महासागर से, या बात करें उत्तरी अटलांटिक महासागर से, दक्षिण अटलांटिक महासागर से, या उत्तरी प्रशांत महासागर से गुजरता है। तो इसका जवाब बिल्कुल सही रहेगा हमारा कौन सा, उत्तरी अटलांटिक महासागर से। टोटली उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है कौन सा, वृहद ट्रांसमार्ग। आगे बढ़े कि बिग पाइपलाइन द्वारा क्या परिवहित होता है। कि जो बिग पाइपलाइन है, जो बड़ी पाइपलाइन है, उसके माध्यम से हम किसका, क्या दूध का, या बात करें हमारा जल का, या बात करें तरल पेट्रोलियम गैस का, या बात करें हमारा किसको, पेट्रोलियम का। तो किसकी बात कर रहे हैं हमारा, तो बिग इंच पाइपलाइन है ना। तो बिग इंच पाइपलाइन जो है वो किसका करती है दोस्त, तो यहां पर याद रखना पेट्रोलियम का हमारा, किसका, तो पेट्रोलियम का हमारा परिवहन करती है। अभी ज्यादातर क्या है कि सरल माध्यम से पहुंचाने, पहले टैंकर वगैरह से जाते थे तो कहां दुर्घटना भी हो जाती थी, विस्फोट हो जाता था, बहुत सारी घटना। इसके लिए पाइपलाइन बिछा दी। पाइपलाइन एक सरल माध्यम है, चैनल टनल जोड़ती है,
अब चैनल टनल है वो किसको, आपने सुना होगा अगर, तो यहाँ पर एक इंग्लिश चैनल का नाम भी सुना होगा। इंग्लिश चैनल कहां से, फ्रांस से लेकर तो किसको, इंग्लैंड को आपस में जोड़ता है। अब यहाँ पर यही तो चीजें, अब फ्रांस का हम बात करें तो फ्रांस का क्या हो गया, तो फ्रांस का हमारी पेरिस है ना, और फ्रांस का पेरिस, और यहाँ पर इंग्लैंड की क्या बात करें तो इंग्लैंड का लंदन। तो ये आपस में इन दोनों को ही हमारा जोड़ता है, तो पेरिस को लंदन से जोड़ने का काम करता है कौन सा, चैनल टनल, याद रहेगा। आगे बढ़े, ये देखो हमारा बिल्कुल सही हो गया। आगे हम बढ़े, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, आप भी एक बार प्रयास करो कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा होगा, क्या ट्रांस साइबेरिया होगा, ट्रांस इंडियन होगा, या केप काहिरा होगा, या पार्थ एडिलेट। तो यहां पर याद रखेंगे ट्रांस साइबेरिया, और ट्रांस साइबेरिया कहां पर फैली है, तो हम बोलेंगे रूस क्षेत्र में। कहां पर है, रूस में। तो ट्रांस साइबेरिया, अब साइबेरिया किसको बोलते हैं कि एशिया का वह भाग जो कि हमारा कहां पर, एशिया महाद्वीप, या यूरोप का वह भाग जो एशिया में है, उसको साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़े, ये हमारा रहा अगला क्वेश्चन, विश्व का व्यस्ततम समुद्री मार्ग, कौन सा ऐसा समुद्री मार्ग है जो सबसे ज्यादा बिजी रहता है, हिंद महासागरीय मार्ग, पनामा जल मार्ग, या स्वेज नहर, या बात करें उत्तरी अटलांटिक। तो उत्तरी अटलांटिक है जो कि सबसे ज्यादा हमारा क्या रहता है, बिजी रहता है। स्वेज नहर की बात करें, स्वेज नहर भूमध्य सागर में, इसने क्या किया, अटलांटिक महासागर में पहुंचने के मार्गों को सुगम बनाया था। इसके निर्माण की हम बात करेंगे आगे चल करके, कब इसका निर्माण हुआ, तो याद रखेंगे 1869 में इसका निर्माण हुआ था, जो कि विश्व की सबसे लंबी नहर हम बताते हैं। विश्व का व्यस्ततम मार्ग हमने बता दिया उत्तरी अटलांटिक। सर्वाधिक सड़कों का विकास कहां हुआ है, अभी हमने किसकी बात करी, बहुत ज्यादा रेल मार्ग कहां पर है, अमेरिका। और अगर मैं सड़कों की बात करता हूं तो सड़कों का जाल भी हम कहां पर बता देंगे, तो दोस्त अमेरिका में ही बताएंगे। दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे हमारा भारत का स्थान आता है। ये बात समझ में आई। तो सड़कें भी आप डायरेक्ट याद रखना, रेल भी सबसे ज्यादा, हमारे रेल मार्ग भी सबसे ज्यादा अमेरिका में, और सड़कें भी सबसे ज्यादा कहां पर बता देंगे, अमेरिका में। आगे बढ़े, आनंद से कहां पर हम बात करें, अहमदाबाद तक बिछी हुई क्या रेल पाइपलाइन, क्या दूध पाइपलाइन, या सड़क पाइपलाइन, या हम बात करें कौन सा, वायु, तो हम बोलेंगे दूध पाइपलाइन। आनंद से लेकर कहां तक, तो हम बोलेंगे अहमदाबाद तक जुड़ी हुई वो कौन सी, दूध पाइपलाइन। आगे बढ़े, भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन जोड़ता है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाला भाग कौन सा, क्या पनामा नहर, नहीं सर, ये तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है ना। उसके बाद अगर बात करें इंदिरा गांधी नहर, तो सर ये तो इंडिया में है, ये कहां पर है, ये तो सर भारत में, ये कहां पर बता देंगे, तो ये हम बता देंगे भैया भारत क्षेत्र में है। और ये हम स्वेज नहर की बात करेंगे जो लाल सागर और भूमध्य सागर को क्या करती है, आपस में ऐड कर। तो भूमध्य सागर को लाल सागर में ऐड करने वाली कौन सी नहर, स्वेज नहर, जो कि मिस्र देश में आती है। सबसे सस्ता परिवहन, जो भी सस्ता और सुगम और ज्यादातर चीजों का या अपन व्यापारिक अंतरराष्ट्रीय व्यापार करते हैं तो इससे ही मार जाता है। आपने देखा होगा जहाज के माध्यम से ही ज्यादातर चीजें क्या होती है कि एक देश से दूसरे देश में, क्योंकि सरल है और ज्यादा मात्रा में पहुंचा सकता है। लेकिन अगर पूछिए जो तीव्र वाला, जो तेज गति से चलता है, तो वो हमारा कौन सा होगा, वायु परिवहन होगा। लेकिन ये हमारी बात करें कि सबसे सस्ता कौन सा है, तो जल परिवहन सबसे सस्ता। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, तो यहां से हमने डिस्कस किया ये कौन से, तो ये 7वें चैप्टर के हमने ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए। अब 8वें चैप्टर की हम बात करते हैं कि 8वें चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो हम फाइनली पहुंच गए कौन से चैप्टर में, तो 9 चैप्टर, जो कि आपको लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। चाहे हम 2 नंबर की, 3 नंबर की, 4 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो भी महत्वपूर्ण है, और ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण, जिसमें हम बात करेंगे प्यारे दोस्तों भारत की जनगणना या भारत की जनसंख्या की बात करेंगे। इसमें ज्यादातर चीजें वही होगी। तो मैं अगर भारत की बात करूं तो यहां पर सबसे पहला प्रश्न आपका है, भारत में विशालतम भाषाई समूह कौन सा है। हमारे भारत में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, जिसमें भारत और यूरोपियन भाषा बोली जाती है, मतलब भारत और यूरोप की मिक्स। एक ऑस्ट्रियन भाषा भी बोली जाती है, द्रविड़ भाषा भी हमारे भारत क्षेत्र में बोली। द्रविड़ मतलब दक्षिण भारत में मलयालम वगैरह, तेलुगु, ये लैंग्वेज होती है द्रविड़ लैंग्वेज के अंतर्गत। वो भारत में हम जो हिंदी बोलते हैं ना, हिंदी भाषा है, मतलब उत्तर भारत में लैंग्वेज होती है। सारी की सारा हमारा कौन सा होगा, भारत यूरोपियन भाषा, या बोलेंगे भारतीय आर्य भाषा जिसे बोलते हैं। ये यूरोपियन भाषा भी अगर बोलेंगे तो कोई गलत इसमें नहीं होगा रे भाई, है ना। तो यहां से होगा भारतीय आर्य भाषा, क्योंकि आर्य लोग आए थे, आर्य लोगों ने हमारा, तो भारत एक बहुभाषी देश है, पर बोलने वालों की संख्या के आधार पर भारतीय आर्य भाषा परिवार सबसे बड़ा है। हिंदी, बंगाली, मराठी आदि इसमें शामिल। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलते हैं, प्राथमिक व्यवसाय में लोगों की संख्या कैसी रहती है।
प्राथमिक व्यवसाय में लोगों की संख्या सर अधिक रहती है, ज्यादातर लोग कृषि पशुपालन इन पर ही हमारा निर्भर होते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या भी ज्यादा है, तो यहां पर हम बोलेंगे कि इसमें कैसी होती है, तो हम बता देंगे अधिक। क्या बात करें, इसमें कैसी होती है, तो अधिक होती है। प्राथमिक व्यवसाय में कैसी हो गई, अधिक। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जन घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व की बात करें, अभी हमने देखा कि विश्व का घनत्व, हमने देखा था कि विश्व के एवरेज घनत्व कितना देखा, 56, लेकिन हम भारत की बात करते हैं, तो भारत की बात करें तो हम याद रखेंगे 382। याद रखना 382 जनसंख्या घनत्व है, मतलब प्रति किलोमीटर एरिया में 382 लोग निवास करते हैं हमारे भारत क्षेत्र में। क्या बात याद रहेगी, तो प्रति किलोमीटर हमारा 382 लोग, और यह पूछा हुआ 2023 में भी पूछा हुआ और 2024 के पेपर में भी पूछा हुआ। नेक्स्ट प्रश्न ये हमारा हो गया। अगला, देश देश भारतीय संस्कृति का आधार है। हमारा जो कल्चर है उस कल्चर का आधार किसको मानते हैं? किसको? लड़ाई किसकी चल रही है, किसके आधार पर सरकारें बन रही है और गिर रही है? तो सर एक ही तो चीज है जो हमारे अंधा कर रखा हम लोगों को, क्या होती है? धर्म। तो यहां से इसका जवाब हो जाएगा धर्म हमारी भारतीय संस्कृति और समाज के विचार और कर्मकांड, त्योहार और सामाजिक संरचना को गहराई से प्रभावित करता है। भारत में सबसे कम घनत्व वाला राज्य, सबसे कम घनत्व का मतलब कि जहां पर कम लोग निवास करते हैं। भाई कौन सा एरिया होगा सर? जहां पर जलवायु सही नहीं होगी, जहां पर भूस्थल सही नहीं होगा, मतलब पहाड़ी वगैरह क्षेत्र होगा, वहां पर लोग कैसे निवास करेंगे? पर्वत पहाड़ में क्लाइमेट सही नहीं है। तो हमारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में क्लाइमेट ज्यादातर कमी होता है। तो यहां पर जो राज्य में डिस्कस करूंगा वो कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश? तो अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, और अरुणाचल प्रदेश में कितना? ओनली 17। 1 किलोमीटर एरिया में ओनली 17 लोग निवास करते, इतनी डेंसिटी कम है, इतने कम लोग निवास करते हैं अरुणाचल प्रदेश में। आगे बढ़े तो यहां पर अरुणाचल प्रदेश इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। भारत में सर्वाधिक जन घनत्व या जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, मतलब 1 किलोमीटर एरिया में सबसे ज्यादा लोग कहां पर निवास करते हैं? तो इसका जवाब हमारा होगा, आपको देखा होगा अधिकतर सभी जगह चले जाना, किसी भी राज्य में चले जाओ आपको बिहार के लोग मिल ही जाते हैं। जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज्यादा हमारी है, जनसंख्या सबसे ज्यादा नहीं है, जनसंख्या यूपी की ज्यादा है, जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। हमारा रोजगार नहीं मिल पाता तो अलग अलग शहर में जाके रोजगार हमारा बटोरते हैं। तो यहां पर इसका जो जवाब होगा वो कौन सा रहेगा? बिहार। अगर दूसरे नंबर का भी अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल, और तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूं कि कौन सा रहेगा तो केरल हम बता देंगे। कौन सा जवाब सही रहेगा? तीसरे नंबर पर इसमें रहेगा तो केरल रहेगा। कौन सा? केरल। लेकिन आप तो एक ही याद रखना कि सबसे ज्यादा जनघनत्व कहां का है? बिहार का। और सबसे कम कहां का है? तो अरुणाचल प्रदेश का कितना होगा? तो याद रखना 1 किलोमीटर में 1106 लोग निवास करते हैं बिहार क्षेत्र। ठीक है, आगे बढ़े। ये हमारा हो गया 2011 में, और 1106 लोग हमारे प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। पर्याप्त पानी जिन स्थानों पर सरलता से उपलब्ध हो वहां अधिक पाई जाती है। क्या अधिक पाई जाती है? आपको पता है कि पहले की ज्यादातर सभ्यता, ज्यादातर बड़े बड़े शहर नदियों के किनारे बसे हुए। सर क्यों? पानी मिल जाएगा, पशुपालन हो जाएगा, कृषि हो जाएगा, जीविका अच्छे से चलेगी, तो ज्यादातर हमारी जनसंख्या वहीं पर निवास करती जहां पर पानी भरपूर। आप बताओ राजस्थान का मैं बोल दूं मरुस्थलीय क्षेत्र में क्या जनसंख्या निवास करती? जीवन कैसे जिएंगे सर? लेकिन आप गंगा यमुना के क्षेत्र में जाओ, आप बहुत जनसंख्या सबसे ज्यादा, इसीलिए यूपी में जनसंख्या है ना। तो यहां पर पर्याप्त पानी होगी तो वहां जनसंख्या क्या होगी? यहां पर बात होगी कि जनसंख्या क्या होती है? अधिक होती है। तो इसका जवाब हमारा क्या रहेगा? जनसंख्या। जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को क्या कहा? जन्म दर मतलब कि हमारा कि जो 100 बच्चे, मतलब 1000 बच्चे जन्म लिए, उन 1000 में से जो जीवित बच्चे हैं उनका रेशियो। और अगर बात करें मृत्यु दर के 1000 में से कितने हमारे मरे, उसका रेशियो। तो इनका दोनों का अंतर अगर बात करें तो वो क्या करता है कि जनसंख्या की वृद्धि दर कहते हैं। क्या बोलते हैं? जनसंख्या। क्या बोलते हैं? इसमें भी हमारा जाएगा जनसंख्या की वृद्धि दर कहते हैं। क्या कहते हैं? जनसंख्या की वृद्धि दर हमारा। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। 2011 के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो भारत दूसरे नंबर पे था रे लाला, लेकिन हमने क्या कर दिया? चाइना को पछाड़ दिया। डेवलपमेंट में नहीं पछाड़ रहे हम, डेवलप नाम का हमारा कोई चीज नहीं है, डेवलपमेंट में तो हम आज भी पिछड़े हैं, लेकिन जनसंख्या में पहले नंबर पर आ गए। लेकिन हम पहला नहीं दिखेंगे रे,
क्यों? क्योंकि हम 2011 के अनुसार पढ़ रहे हैं, तो हमारा स्थान कौन सा होगा? दूसरा होगा। सर पहले नंबर पे कौन होगा? तो चाइना हम बता देंगे। दूसरे नंबर पे पहले नंबर पे कौन होगा? चाइना। पाकिस्तान 5वें नंबर पे है, चौथा इंडोनेशिया में हमारा है। ठीक है, आगे हम बढ़े। द्वितीय स्थान हो गया 2011 के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व, अभी हमने क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां का होगा? सर अरुणाचल प्रदेश। कितने लोग निवास करते हैं? 17 लोग निवास करते हैं, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया। आगे बढ़े। भारत में जनसंख्या का वितरण है। अब जनसंख्या के वितरण की बात करें कि जनसंख्या का वितरण कितने भागों में हमारा किया गया है, तो जनसंख्या के वितरण असमान है। असमान किस प्रकार से कि अलग 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 जगह पर हमारी अलग अलग जनसंख्या। जैसे हमने बात करी कि बिहार क्षेत्र में ज्यादा जनसंख्या है, अगर मैं जाऊंगा जम्मू कश्मीर में या उत्तर पूर्वी राज्यों में तो जनसंख्या कम। तो ये सभी जगह पर एक समान नहीं है, हमारी कैसी है? असमान। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो यहाँ पर 17 बताते हैं, लेकिन कुछ एनसीईआरटी वो एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन 16 भी आपका रहेगा तो भी चलेगा। ये 17 जनसंख्या घनत्व हमने बता दिया। बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो बिहार का जनसंख्या घनत्व हमने देख लिया। देखो हमने पहले क्वेश्चन डील कर लिया तो हो गया ना काम आसान, इसलिए क्वेश्चन की डिटेल जरूरी होती है। हल्की फुल्की हो गया काम आसान। यहां से बात करिए 1106 हो गया। भारत में तीव्र देश देश से खाद्यान्न की कमी और बेरोजगारी बढ़ रही। अब तीव्र क्या होगी? तो जिससे खाद्यान्न और बेरोजगारी, जनसंख्या। बात समझ में आई कि जनसंख्या अगर हमारी ज्यादा होगी तो स्वाभाविक बात है कि भैया पहले 2 लोग खा रहे थे, अब खाने वाले 5 लोग हो गए, तो स्वाभाविक बात है उसके लिए बेरोजगारी बढ़ेगी और खाद्यान्न की कमी भी होगी हमारी। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि पर देश का प्रभाव होता है। किसका प्रभाव होता है? कि जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसका है। तो यहां से हम बात करेंगे प्रवास का। सर प्रवास क्या होता है? प्रवास होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाना या दूसरे स्थान से एक स्थान पर आ जाना, ये हमारा क्या होता है? प्रवास होता है। लोग यही तो कर रहे हैं। मान लो कि मैं हूं शहर, गांव में हूं, गांव में इतने संसाधन नहीं है, मैं संसाधनों के कारण, रोजगार के कारण मैं उस ओर निकलूंगा जहां पर संसाधन बहुत अच्छे होंगे। एक बड़े शहर की ओर धीरे धीरे निकलूंगा क्योंकि औद्योगिकरण वहां पर अच्छे से होगा, वहां पर जीवन सरल होगा, तो मैं उस शहर की ओर बढ़ूंगा। क्या बात समझ में आई? तो ये हमारे जो क्वेश्चन थे वो 9 चैप्टर के, ऐसे कैसे हम 10th के पढ़ेंगे, और जो बाकी के ऑब्जेक्टिव्स के हैं दोस्त वो सारे पीडीएफ में मिल जाएंगे, वो आप लोगों को एक बार रीड करना है। ठीक है, तो इसके आगे की हम बात करते हैं, आगे के क्वेश्चन अपना देखते हैं इसमें। ये हमारा 10वें नंबर का चैप्टर दोस्त, 10वें नंबर में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और कौन सा चैप्टर है? बस्तियां। उन बस्तियों में से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं, बहुत सिंपल, जिसमें हम रोज तो रहते हैं दोस्त, रोजमर्रा की जिंदगी, और कम से कम थोड़े बहुत शहरों के बारे में तो हमें पता होना चाहिए कौन सा क्षेत्र कौन सा है। तो यहां से हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि प्राथमिक आवश्यकता क्या है, कि हमारी आवश्यकता क्या है जिससे जीवन जी सकते हैं हम और सरलता पूर्वक रह सकते हैं। तो एक बात बताओ, क्या नगर बस्ती हमारी जीवन याचिका है कि या प्राथमिक है कि जो बस्तियां नहीं होगी तो झुग्गी झोपड़ी में भी जी सकते हैं, लेकिन चलेगा तो सही ना? क्या निवास का रेखीय प्रतिरूप, क्या प्रतिरूप से कोई फर्क पड़ेगा कि हम निवास कर रहे हैं तो यहाँ पर? क्या दिल्ली ऐसा कोई है ही नहीं दिल्ली? तो यहां से देखो एक लग रहा हो कि हमारी प्राथमिक आवश्यकता भोजन है, भोजन के बिना कुछ नहीं चलेगा, है ना? पेट पूजा पहले, फिर उसके बाद कपड़े पहनने के होना चाहिए, और हम भले कच्चे में रह रहे हैं चाहे झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, लेकिन निवास भी जरूरी है हमारा। तो ये तीनों चीजें हमारी प्राथमिकता हो जाएगी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हमारा पहला का जो रहेगा वो क्या रहेगा? हमारा ई वाला। योजनाबद्ध निवास की बात करें कि योजनाबद्ध निवास होता है कि जो योजना बना के हम क्या करते हैं? मोहल्ला बनाते हैं पूरा का पूरा। अब योजनाबद्ध होता है तो वो एक नगरीय बस्ती हमारी होती है योजना के अनुसार, कि भैया ये क्रम से हमारे मकान पूरे के पूरे हो गए हमारे, फिर यहाँ पर एक गार्डन बना दिया हमने, मंदिर बना दिया, तो ये नगरीय व्यवस्था होती है सारी सारी। ग्रामीण क्षेत्र में पूरा इकरा बिखरा रहता है, यहाँ बना लिया, यहाँ बना लिया, यहाँ बना लिया। ये हमारा हो गया, मतलब दूसरे का हमारा क्या हो जाएगा? पहला नगरीय। उसके साथ साथ अगर नदी के किनारे की बात करें कि नदी के किनारे हमारा क्या बसा हुआ? नगरी के किनारे। तो नदी के किनारे हम याद रखेंगे कि निवास का रेखीय प्रतिरूप होता है। कैसा? कि भैया एक बात बताओ कि ये नदी है, उस नदी के प्रतिरूप हमारा बनाया जाता है कि नदी के आसपास ही हमारा बनाया जाता है। तो तीसरे का हमारा क्या जवाब सही रहेगा? निवास का रेखीय प्रतिरूप। सन नगर किसे बोलते हैं? याद रखना, सन नगर या प्रशासनिक नगर भी हमारा किसको कहा जाता है? तो दिल्ली को ही कहा जाता है प्रशासनिक नगर। किसको कहा जाता है? कि जो दिल्ली है उस दिल्ली को प्रशासनिक नगर भी, क्योंकि हमारी राजधानी है। एक बात मुझे बता दो, आपसे पूछे कि दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया? तो नॉलेज वाला फेंकते हैं। दिल्ली को राजधानी 1912 में बनाया गया। नई दिल्ली को राजधानी 1931 में बनाया गया और दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी 1991 में बनाया गया था। फैक्ट याद रखना, जनरल नॉलेज के फैक्ट है।
प्राचीन शिक्षा का केंद्र हम किसे बताते हैं कि प्राचीन जो शिक्षा है उसका केंद्र किसको, तो जो बनारस है उस बनारस को हम बताते हैं प्राचीन शिक्षा का केंद्र। और हम सांस्कृतिक नगर की बात करें तो हमारा कौन सा हो जाता है, वाराणसी हम बता देंगे। कौन सा बता देंगे, वाराणसी हम इस क्षेत्र को बता देंगे। क्या बात याद रहेगी आप लोगों को, है ना। तो सांस्कृतिक नगर हम किसको बताएंगे, वाराणसी। ये हमारा उत्तर भी यहां पर है कि प्राथमिक आवश्यकता भोजन वस्त्र और निवास और योजनाबद्ध निवास की बात करें तो नगरीय बस्तियां, नदियों के किनारे की बात करें निवास और एक ही है, और सन नगर की बात करें दिल्ली, और प्राचीन शिक्षा का हमारे केंद्र की बात करें तो बनारस, और सांस्कृतिक नगर की बात करें तो कौन सा होगा, वाराणसी। ये हमारे हैं। इसके बाद जो इसमें और भी ऑब्जेक्टिव वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। हम आगे डायरेक्ट बढ़ते हैं कौन सा, 11वें चैप्टर की ओर। यहां हम पहुंच गए 11वें चैप्टर में, और 11वें चैप्टर में हम बात करेंगे सबसे पहले सत्य। और भी जो है वो भी मिलेंगे आप लोगों को, सारे के सारे इसमें मिलेंगे जो लेकिन रिकॉर्डेड रहेंगे। ठीक है, रिकॉर्डेड का मतलब आपको पीडीएफ फॉर्म में सारे के सारे मिल जाएंगे। मैं इसलिए कर रहा हूं कि ज्यादा लंबा वीडियो नहीं जाए और सारी की सारी चीजें आपको यहीं पर मिल जाए। सबसे पहले हम बात करें भारत में जनसंख्या वितरण समान है, तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है भैया। क्या समान है जनसंख्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि कहीं पर पहाड़ी क्षेत्र है तो वहां पर जनसंख्या कम है, मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पर जनसंख्या कम है, बिहार क्षेत्र में ज्यादा है, जहां पर नदियों के किनारे वाला क्षेत्र वहां पर जनसंख्या ज्यादा। तो ये समान तो समान नहीं, असमान है, मतलब ये कैसा होगा, तो असत्य होगा सर। ये कैसा होगा, तो असत्य होगा, क्योंकि ये बात तो गलत बोल दिया इन्होंने भैया। नेक्स्ट हम बात करें, ये हमारा असत्य हो गया। अगला प्रश्न, गांव भारतीय संस्कृति का आधार है। बिल्कुल हम बात करें कि आज के समय में आप देख रहे हो कि शहरी क्षेत्र में क्या संस्कृति बची है, किस प्रकार के कपड़े पहनना, किस प्रकार का खाना, किस लोगों के साथ बैठना उठना, कुछ भी नहीं। आज गांव में जाओगे तो सारी संस्कृति मिलेगी आपको, सारे त्योहार पुरानी परंपरा के अनुसार ही मिलेंगे। तो बिल्कुल ये इस बात हमारी क्या हो जाएगी, तो ये सारी की सारी बात हमारी बिल्कुल सत्य हो जाएगी। आगे बात समझ में आई, तो ये हमारा बिल्कुल सत्य रहेगा। आगे बढ़े, भारत के लोगों में भाषाई विविधता नहीं पाई जाती। क्या भारत में सभी जगह पर एक समान भाषा बोली जाती है रे, नहीं सर। तो विविधता पाई जाती है ना, फिर तो अब विविधता पाई जाती है तो फिर हमारा क्या होगा, ये तो असत्य हो जाएगा सर, है ना। क्योंकि विविधता पाई जाती है और इसमें बोल रहा नहीं पाई जाती है, तो ये तो असत्य हो गया। आगे हम बात करें, बोली की कोई लिपि नहीं होती, बोली की कोई लिपि नहीं होती है। लिपि जैसे हम भारत हिंदी की बात करें, हिंदी की लिपि कौन सी, देवनागरी। हिंदी की लिपि कौन सी बता देंगे, देवनागरी लिपि। ऐसे जितने भी हमारी बोली भाषा है उन भाषाओं की लिपि होती है, लेकिन बोलियों की कोई लिपि नहीं होती है। तो ये बात बिल्कुल सही बोल दिया भैया, ये बाल बिल्कुल सही बोल दिया, बिल्कुल सही है ये कथन। ठीक है, भारत का सबसे प्रमुख धर्म हमारा कौन सा बता देंगे, हिंदू। तो आप बताओ कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सा धर्म हमारे, हिंदू धर्म, है ना। तो सबसे ज्यादा हिंदू धर्म में हमारे लगभग 79% लोग हमारे हिंदू, बिल्कुल सत्य बात है। दो समान बिंदुओं के बीच जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। दो समान बिंदुओं के बीच जनसंख्या में परिवर्तन, अब जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा है, पहले की कम ज्यादा फिर कम ज्यादा, तो क्या हमारा सत्य कथन है, तो बिल्कुल सत्य है दोस्त कि पहले की जनसंख्या और अब की जनसंख्या में थोड़ा भी परिवर्तन आ रहा है तो उसे हम बोलेंगे जनसंख्या वृद्धि। आगे बढ़े, भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर अभी भी ऊंची है, मतलब जनसंख्या वृद्धि दर अभी भी ऊंची, मतलब क्या जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो यहां भी बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि 2011 में हम दूसरे नंबर पे थे और अभी हम पहले नंबर पे आ गए, मतलब जनसंख्या रुक ही नहीं रही है, बिल्कुल बढ़ी जा रही जनसंख्या। तो यह भी हमारा बिल्कुल कथन सत्य होगा। यहां से बात करें कि 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग को किशोर वर्ग कहा जाता है। क्या हम बात करें किशोर है, बिल्कुल सही, क्योंकि इस आयु के लोगों को ही क्या कहा जाता है, किशोर वर्ग कहा जाता है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही होगा। जेएनयू का प्रमुख संकेंद्रण राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों गुजरात और महाराष्ट्र में, क्या जैन जो लोग हैं उनका प्रमुख केंद्र ये हमारा था। तो बिल्कुल ये बात करें तो ये हमारा सत्य होगा कि यहीं पर जैन मुनि। राजस्थान की बात करें तो ये आपने सुना होगा दिलवाड़ा का जैन मंदिर, कौन सा मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जो कि कहां पर, माउंट आबू क्षेत्र पर स्थित है। कहां पर, माउंट आबू क्षेत्र पर है। तो ये संकेंद्रण, ये क्षेत्र याद रखना, राजस्थान गुजरात और महाराष्ट्र क्षेत्र इनके लिए बहुत। हिमाचल प्रदेश सबसे निम्न नगरीय जनसंख्या वाला क्षेत्र, जहां पर निम्न मतलब कि जहां पर नगर जनसंख्या कम है और ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा है। क्या ये बात बिल्कुल सही है, तो सर ये भी बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा है और नगरीय जनसंख्या सबसे कम है रे भाई, है ना। तो ये भी हमारा याद रखना। और आगे बढ़े, भारत की पहली संपूर्ण जनगणना
कब हुई थी? तो पहली हमारी जो जनगणना हुई थी वो क्या 1872 में हुई थी। और किसके शासनकाल में? तो याद रखेंगे लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? तो हम याद रखेंगे लॉर्ड मेयो। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। लेकिन एक और पूछता है दशकीय जनगणना। दशकीय की बात करें कि जो 10 वर्ष में होता है, दशकीय जनगणना की बात करें, जो दशकीय जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? तो हम याद रखेंगे 1882 में हुई थी। कब हुई थी पहली? 10 वर्ष में जो होती है वो 1882 में, और सबसे पहले 1872 में। ठीक है, 1882 में 81। हम किसकी बात करेंगे? 81। आगे, भारत की पहली संपूर्ण जनगणना 72 में हमारी हो गई। ये हमारा कैसा अपना संपूर्ण जनगणना की बात करें हमारा, है ना, किसकी? तो क्या बोल रहे हैं? भारत में पहली जनगणना हुई थी, लेकिन यहां अधूरा प्रयास था। देश की पहली संपूर्ण जनगणना व्यवस्थित हमारी कब हुई थी? 1881। तो ये वाला कथन हमारा क्या बोल देंगे? असत्य कथन हमारा। कैसा कथन होगा? असत्य कथन होगा। पहली जनगणना हम बोलेंगे 1872 में हमारी होगी थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, लेकिन संपूर्ण नहीं थी, अधूरी रह गई थी। विश्व की समस्त क्रियाओं का केंद्र क्या है? तो यहां पर बात करें कि विश्व की समस्त क्रियाओं का, अब ये तो हमारा एक वर्ड की बात करें, ये कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा? एक वर्ड। तो समस्त केंद्र का हमारा बिंदु कौन बता देंगे? तो इसमें हमारा जो रहेगा वो मानव रहेगा। कौन रहेगा दोस्त? मानव। ये ऑब्जेक्टिव हम बात करेंगे तो डिस्कस करेंगे किसमें, कि ये मैं आपको पीपीटी में दे देता हूं, ये पीपीटी में आप पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करते हैं। अगला चैप्टर अपना इसमें क्या होगा? ये हम पहुंच गए कौन से? तो नेक्स्ट चैप्टर और 13वें नंबर का चैप्टर है दोस्त, जिसमें से हम जोड़ी डिस्कस करने वाले हैं। और जोड़ी और 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण और भारत के खनिज से संबंधित है। कौन सा? भारत के मिनरल्स। तो यहां पर सबसे पहले मैं बात करूं कि ऊर्जा खनिज कौन सा है, जिससे हमें क्या प्राप्त होती है भैया? जिससे हमारी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कौन सा खनिज है जिससे हमारी क्या होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहां पर एक बात बता देता हूं, क्या सोना से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है रे भैया? नहीं। क्या भारत में सर्वाधिक हम बात करें बॉक्साइट या परमाणु खनिज या कोयला, तो यहां पर हम कोयले की बात करें कि कोयला जिससे हमारी होती है ताप विद्युत परियोजना, है ना, थर्मल पावर प्लांट, इसी से हमारा इस पर डिपेंड होता है, कोयले पर ही डिपेंड होता है। बहुमूल्य धातु जो ज्यादा मूल्यवान होती है, तो वो तो पता है सर, सोना है ना। अभी 1 लाख के पार और 1.25 लाख, 1 लाख अपना 25,000 के पास पहुंच गया था। अबरक उत्पादन, तो अबरक उत्पादन में भारत का कैसा स्थान है? तो भैया भारत में सर्वाधिक अबरक का उत्पादन अपना होता है। ठीक है। उसके बाद बात करें एल्यूमिनियम का निर्माण की बात करें, तो एल्यूमिनियम का निर्माण किससे होता है? तो एल्यूमिनियम का निर्माण बॉक्साइट से होता है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ही अयस्क है। उसके साथ साथ अगर बात करूं यूरेनियम, तो यूरेनियम क्या बोलेंगे? परमाणु, मतलब यूरेनियम से क्या होता है? परमाणु खनिज है, जिससे एटॉमिक या रेडियो एक्टिव जो तत्व होते हैं वो कौन सा है? यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, है ना, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? यूरेनियम। अगर मैं बात करूं खनन नगर कौन सा होगा, तो झारिया, जो कि झारखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो 5 छेटा का छेटा हमारा क्या रहेगा? बिल्कुल सही जवाब है, जहां पर कोयले का उत्पादन भी बिल्कुल सही होता है। यहां से एक बार मैं बता देता हूं कि भैया ऊर्जा खनिज कौन सा? कोयला। बहुमूल्य धातु कौन सा? सोना। अबरक उत्पादन भारत में सर्वाधिक। एल्यूमिनियम निर्माण बॉक्साइट। अब बात करें यूरेनियम तो परमाणु खनिज। खनन नगर की बात करें तो हमारा कौन सा? झारिया। ये हमारा हो गया कौन सा? इसके साथ साथ जो और ऑब्जेक्टिव मैं आपको पीपीटी में दे दूंगा, जो आपको रीड करना ही है, करके जाना ही है दोस्त, क्योंकि आपके पास कल का समय बहुत भरपूर है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। ये हम आ गए फाइनल, और ये फाइनल वाली ही रहेगी जहां तक आपका क्या होगा कि अर्धवार्षिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इतने हमने डिस्कस किए, इतने आप पढ़ के जाओगे, आपका काम बहुत बेहतरीन हो जाएगा और बहुत बेहतरीन तरीके से आप नंबर ला सकते हैं। लेकिन इसकी बात करते हो, पहला प्रश्न हमारा है। पहला प्रश्न क्या बोलता है? संचार और परिवहन का मुख्य लाभ क्या है? संचार और परिवहन का मुख्य लाभ क्या होता है? तो संचार ज्यादा अच्छा होगा, या बात करें परिवहन ज्यादा अच्छा होगा, तो व्यापार हम कैसे कर सकते हैं भैया? ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि कहीं पे मांग बड़ी कि भैया हमारे यहाँ माल लाना है, तो अगर वहां की सड़कें अच्छी है तो माल पहुंचा पाएंगे, नहीं तो नहीं। तो इससे क्या होगा हमारा? तो यहां पर याद रखना कि इससे व्यापार क्या होता है? बढ़ता है। व्यापार बढ़ता है। उत्पादन हम कितना ही कर ले, अगर हमारा संचार नहीं होगा, कम्युनिकेशन नहीं होगा, उसके साथ परिवहन नहीं होगा, तो हम उसको बढ़ाएंगे कैसे? है ना। तो ये हमारा क्या होता है? व्यापार को बढ़ाता है। बात करें विकासशील देशों में सबसे बड़ा जहाज बेड़ा, तो विकासशील देशों में हमारा भारत भी आता है सर। विकासशील देश चूंकि हमारा विकसित देशों की ओर बढ़ रहा है, किसकी ओर? विकसित देशों की ओर बढ़ रहा है। ये सबसे बड़ा जो जहाज बेड़ा है वो हम भारतीयों के पास ही, किसके पास है? भारत के पास ही। जहाज बेड़ा मतलब जहाज सबसे ज्यादा विकासशील देशों में नहीं आते, विकासशील देशों में, सॉरी विकसित देशों में नहीं, विकासशील देशों में हमारे पास सबसे बड़ा है। उसके बाद भारत के किन भागों में सड़क का विकास अधिक हुआ है? कौन सा भाग है जहां पर सड़क का विकास सबसे ज्यादा हुआ है?
तो हम बोलेंगे कि हमारा ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग कौन सा, ये वाला भाग जिसको हम बोलते हैं दक्षिण वाला भाग हमारा बोलेंगे, और दक्षिण में हम बोलेंगे तो प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, प्रायद्वीपीय भारत। क्यों, क्योंकि ज्यादातर पठारी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र तो वहां पर ज्यादातर सड़कें सुगमता से निर्माण कर सकते हैं, हिमालय क्षेत्र में नहीं कर सकते। तो हमारा प्रायद्वीपीय क्षेत्र हमारा बिल्कुल सही जवाब इसमें रहेगा। जल परिवहन किस प्रकार की वस्तुओं के लिए उपयुक्त है, जल परिवहन किस प्रकार की वस्तुओं का हमारा, जैसे हम बात करें कि जो कीमती वस्तु उनका किसके माध्यम से, तो हम बोलेंगे भैया वायुयान के माध्यम से पहुंचा देंगे। लेकिन यहां से बात करें कि हमारा जल परिवहन के माध्यम से, तो जो भारी वस्तु है, जो बड़े बड़े कंटेनर के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान, एक देश से दूसरे स्थान देश तक पहुंचाए जाते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का विकास किसके द्वारा हुआ है, सूचना प्रौद्योगिकी जो होती है उसका विकास किसके द्वारा हुआ है, तो इंटरनेट सेवा से। आज हम बात करें, पहले जो सूचना पहुंचाते थे वो चित्र अपने बोले तो हमारा पत्र के माध्यम से पहुंचाते थे। आज के समय में जो पत्र पहुंचाने में टाइम इन लगता है, इधर से टाइप किया उधर मैसेज पहुंच गया, कम्युनिकेशन सरल हुआ। किसके माध्यम से कर सरल हुआ सर, तो यही तो इंटरनेट सेवा है। इंटरनेट ने ही सारी सेवाएं सरल की और जो सूचना प्रौद्योगिकी है उसको क्या किया है, आसान बनाया। भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत किन दो शहरों के बीच हुई थी, है ना। तो भारत में बात करें कि वायु परिवहन सेवा की कहां तक, तो हम बात करें इलाहाबाद से नैनी तक। कहां से, तो हम बात करेंगे इलाहाबाद। इलाहाबाद से हम बोलेंगे कि जो नैनी क्षेत्र है उस नैनी क्षेत्र का, मिर्जापुर में आता अभी, और कब की बात है, 1911 में इसकी शुरुआत हमारी की गई थी इलाहाबाद से नैनी तक। तो इलाहाबाद से नैनी तक 1911 में पहली डाक सेवा प्रारंभ की गई, याद रहेगा। तो भारत में वायुसेना पहली वायु परिवहन सेवा की शुरुआत हुई थी 1911 में, याद रहेगा। आगे बढ़े कि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहां स्थित है, तो बात करें NRSC सेंटर कहां पर स्थित है, तो हैदराबाद क्षेत्र में। याद रखेंगे कि किसकी बात करें, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहां पर, हैदराबाद क्षेत्र में स्थित है, याद रहेगा। हैदराबाद कहां पर आता है, तेलंगाना क्षेत्र में। GT रोड या ग्रैंड ट्रंक रोड कहां से कहां तक है, तो GT रोड की बात करूं तो मैं दिल्ली से या बोलूं तो अमृतसर से हमारी कौन सी, कलकत्ता क्षेत्र तक हमारा GT रोड, ग्रांड ट्रंक रोड, जो कि शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। और इसको नाम दिया था ऑकलैंड के द्वारा, है ना, एक अंग्रेज व्यक्ति था ऑकलैंड, उसके द्वारा इसको नाम दिया गया था GT रोड जिसे बोलते हैं। अभी हमारा वर्तमान में नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 इसके अंतर्गत आता है। पहले अमृतसर से दिल्ली, दिल्ली से हमारा वाराणसी, वाराणसी से कहां जाता है ये, तो कलकत्ता क्षेत्र तक जाता है। इंटरनेट का पूरा नाम हम बताएं, इंटरनेट का पूरा नाम क्या होगा, है ना। तो यहां से बोलेंगे इंटरनेशनल नेटवर्क। क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल नेटवर्क हमारा इंटरनेट का पूरा नाम है। इंटरनेट का पूरा नाम डेली यूज करते हो, आपको पता होना चाहिए, चाहे एग्जाम में आए या ना आए। तो इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल, हम क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल नेटवर्क। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, जो कि सबसे बड़ा है। कैसा बोलेंगे, जो कि कैसा हमारा सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, और कहां पर स्थित है, तो हम बोलेंगे दिल्ली में। कहां पर स्थित है, दिल्ली। ऐसे राजीव गांधी पूछे तो हैदराबाद क्षेत्र में, सुभाष चंद्र बोस पूछे तो कलकत्ता क्षेत्र में, है ना। ये अलग अलग पूछ सकता। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहां पर, तो हम बता देंगे कहां पर, मुंबई क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश के भी आपसे पूछ सकता है, देवी अहिल्याबाई, अलग अलग हमारे। तो इंदिरा गांधी नई दिल्ली क्षेत्र में हम बता देंगे अंतर। भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया। अब भारतीय रेल प्रणाली के मंडल की बात कर रहे हैं, या हम बात करें इसके कि जो अलग अलग जोन है वो कितने जोनों में, 18 जोनों में। 18 जोन में बात करें कि उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय दिल्ली में, कल दक्षिणी रेलवे जोन का मुख्यालय चेन्नई में, पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कलकत्ता, और पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर होगा, मुंबई में। और मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय भी मुंबई में, लेकिन कहां पर है, तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल क्षेत्र में। ऐसे उत्तर मध्य रेलवे में बोलेंगे, उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय इलाहाबाद में, दक्षिण मध्य का सिकंदराबाद में, पश्चिम मध्य का कहां पर है, जबलपुर में, पूर्व मध्य की बात करें हाजीपुर में। ऐसा पूछता है कि और भी रेलवे जोन, इतने याद रखोगे तो पागल हो जाओगे तुम लोग, है ना। 18 के 18 भी हम याद कर सकते हैं। रेल परिवहन को प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है, कौन सा ऐसा तत्व है जो कि रेल परिवहन को हमारा क्या करेगा, प्रभावित करेगा, तो वो क्षेत्रों का धरातल, घने जंगल, नदियां और जनसंख्या। क्यों, क्योंकि भैया धरातल अगर समतल नहीं है तो रेल की पटरी नहीं बिछाई जा सकती। जैसे मैं बोलूं कि सिक्किम क्षेत्र में पहली बार अभी रेल स्टेशन स्थापित किया गया, तो वहां पर नहीं है कुछ भी ऐसा मार्ग। और हम बात करें घने जंगल, ज्यादा जंगल होगा तो जंगल काटना पड़ेगा उसके बाद से उसमें, तो ये हमारा धरातल हो गया, घने जंगल हो गया, नदियां होगी तो कैसे हम पटरी का निर्माण करेंगे, कैसे ब्रिज बनाएंगे, तो ये हमारा क्या होता है, प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। उसके बाद हम याद रखें
डायरेक्ट देख लेते हैं। भारत में नियोजन का कार्य, नियोजन मतलब प्लानिंग करने का काम किसका होता है? योजना आयोग का होता है दोस्त। किसका होता है? योजना आयोग, जिसका नाम 2015 में हमने क्या कर दिया गया? जिसका नाम 2015 में हमने क्या कर दिया गया है? चेंज कर दिया गया। इसको बोल दिया गया नीति आयोग। क्या बोल दिया गया? नीति आयोग बोल दिया गया। तो हमारा कौन सा? योजना आयोग के स्थान पर हम किसको ले आए? नीति आयोग के लिए आए। ठीक है। सतत पोषणीय विकास का उद्देश्य क्या है? जो सतत पोषणीय विकास है, सतत पोषणीय विकास का मतलब है कि हम संसाधनों का इस तरह से पोषण करें कि आगे के लिए भी उपयोगी हो। तो वो होगा श्रमिकों को नियमित रोजगार देना। जो श्रमिक होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, उनको क्या करता है? नियमित रोजगार हमारा प्रोवाइड करना, ये रहेगा। तो ये हमने यहां तक डिस्कस किया, यहीं तक आप लोगों के एग्जाम में आना है। इसकी पीपीटी में पूर्ण रूप से आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा, जो कि महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है। तो दोस्तों, जो विद्यार्थी हमारे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों तक, और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसे कैसे मेरी जो क्लास आएगी आगे, वो आएगी कौन सी? सब्जेक्टिव की क्लास, जो कि बहुत महत्वपूर्ण और बहुत मजेदार क्लास रहेगी दोस्त। इसमें मैंने कुछ पढ़ा है, लेकिन उसमें आप लोगों के लिए जितना हो सकता है उतना बेहतरीन तरीके से कंटेंट लाया हूं, और बहुत मजा आ जाएंगे। और ये पहला प्लेटफॉर्म है दोस्त आपका एमपी बोर्ड और आर्ट्स के बच्चों को पढ़ाने वाला। इसके अलावा कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो कि विशेष करके आर्ट्स के बच्चों को ही फोकस करके पढ़ा रहा है। लेकिन यहां पर जो अरिविहान क्लासेस है, जो अरिविहान प्लेटफॉर्म है, वो आप लोगों के लिए उपलब्ध करा रहा है पूरा आर्ट्स का, सारे के सारे सब्जेक्ट। कल देखा होगा हिस्ट्री का आपने, फिर आज ज्योग्राफी का भी आपके सामने आ गया। इस तरीके से पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सब कुछ आपको मिलेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहां पर आप जो नए विद्यार्थी हैं, वो एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, और एप्लीकेशन पे आपको पीडीएफ वगैरह सब कुछ, लेक्चर वगैरह सब वहां पर मिल जाएंगे। तो आपको कैसा लगा वीडियो? तो एक बार कमेंट्स जरूर कर देना दोस्त कि कैसा वीडियो लगा है। तो हम यहीं पर सेशन को एंड करते हैं और मिलते हैं सब्जेक्टिव वाले सेशन में।